हेलो एवरीवन। सो जेकेपीएसआई की 90 डेज वाली जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, इसका आज डे 1 रहने वाला है। इस सीरीज में आपको एमसीक्यूज मिला करेंगे। ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस यहाँ पे कवर हुआ करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते डे 1 आपके सामने आएगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चन का आंसर आप सही से दोगे अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। करंट अफेयर से कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट फॉर द फिस्कल ईयर 26-27, जब अभी बजट पेश करा गया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट reinforced its commitment to the national green hydrogen mission. What is India's targeted annual production capacity for green hydrogen set under this national timeline to be achieved by 2030? अभी जब बजट पेश करा गया उस टाइम पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र करा गया था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अब क्या हमने टारगेट रखा कि 2030 तक हमारी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने कितनी सेट करी है, वो आपसे पूछा गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या करना है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यानी कि हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या है? जैसे वाटर है ना, H2O है ना, इसको ब्रेक करना है, इसे हाइड्रोजन अलग कर देना है और ऑक्सीजन अलग कर देना है। और हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो बाहर एलिमिनेट होगी। जब ऑक्सीजन बाहर जा रही है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो पोल्यूशन नहीं होगा। कार्बन वगैरह कुछ निकल नहीं रहा, इस तरह के एमिशन निकल नहीं रहे जो इन्वायरमेंट के लिए मतलब इफेक्टिव रहेंगे, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा हो नहीं रहा। ऑक्सीजन निकल रही है, वो सेफ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, जो वेस्ट जा रहा है, वो भी सेफ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसे कहते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड टर्बाइंस का यूज करके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बनते हैं, वो आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है। अब और आपको पता है हाइड्रोजन जैसे आप फ्यूल्स के तौर पे हाइड्रोजन को यूज करोगे, डिफरेंट सेक्टर्स में हाइड्रोजन को यूज करा जाएगा, तो इम्पोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, इंडिया को बेनिफिट देखने को मिलेगा, अपना हम फ्यूल तैयार कर रहे हैं। तो 2030 तक क्या टारगेट सेट करा गया है? ऑप्शन आपके सामने 2 मिलियन मैट्रिक टन, 5 MMT, 10 MMT या 12 MMT पर ईयर हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे। क्या टारगेट सेट करा गया है? तो ये आपके सामने स्क्रीन में आंसर है, 5 MMT की टारगेट सेट करा गया है कि 5 मिलियन मैट्रिक टन कम से कम हम हर साल जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, टारगेट सेट करा गया। तो 5 मिलियन मैट्रिक टन आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। सिंबॉलिक फिर नंबर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। कहा गया है आइडेंटिफाई द एसिमेट्रिकल नंबर पेयर। एक ऐसा पेयर है जो डिफरेंट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, वो पेयर आपको बताना है, वो कौन सा हो जाएगा। तुम यहाँ पे देखो 13 का रिलेशनशिप 164 के साथ बना हुआ है। इतना आपको समझ आ रहा होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 169 आता है, लेकिन आंसर 164 है। वो कैसे बना होगा? 169 में से कितना माइनस करूंगा, 5 माइनस करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास। ऐसे ही हो रहा है। 11 का स्क्वायर 122 होता है, तो 122 में से अगर 6 माइनस करूंगा तभी मेरे पास 116 आएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर 5 माइनस करा जा रहा है। ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा गलत दिया गया, स्क्वायर -1 वाला। अब आगे चलेंगे। 14 12 का ही करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो -2 किया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक वगैरह तो करी हुई है। एसिमेट्रिकल नंबर पेयर है ना। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 5 माइनस करे 164 आ गया है ना। यहाँ पे -5 किया होता स्क्वायर करके। यहाँ पर क्या है, 11 का स्क्वायर 122 होता है, 121 होता है सॉरी। 121 में से 5 माइनस कर दे 116 आ रहा है। यहाँ पर भी ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से 5 माइनस करो 191 आ जाएगा। यहाँ पर भी पैटर्न ठीक चल रहा है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में से 5 माइनस करना था ना, यहाँ पे 2 माइनस करा हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो पैटर्न स्क्वायर माइनस बना वो गलत है, स्क्वायर -5 वाला पैटर्न चल रहा है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में, यहाँ पे -6 कर दिया। अब इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा होता, क्या होता, मेरा टाइम वेस्ट होता, मुझे पैटर्न नहीं समझ आ रहा होता। अगर आपको एग्जाम में लेके चला टाइम वेस्ट हो जाए क्वेश्चन में, जैसे नंबर 3 हो गया, इस तरह के टॉपिक पे, फिलहाल की उसको स्किप करके आगे चले जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जब आपको आंसर सॉल्व नहीं होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देना है। पहले जो इजी वे में कर सकते हो वो कवर कर लो, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस के बाद ऐसे क्वेश्चंस पर आओ जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा मेहनत करने पे, थोड़ा सा टाइम देने पे सॉल्व कर सकता हूँ। ये कर सकती हूँ।
आगे चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर से नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑक्युपाइंग द, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मार्क आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपसे वो पूछा गया है। और ऐसे नंबर जहाँ पर आपको पता है नंबर डबल डबल होते जा रहे हैं, 6 का डबल 12 हो तो उसके आसपास है, 16 का ट्रिपल के आसपास है, 44 का 4 गुना कर लो उसके आसपास है। आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा कंसेप्ट, या 3 गुना करके ट्राई कर लो। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरा थोड़ा दूर बन जाएगा ना। 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 12 बन जाता है। अगर 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से 12 बन जाता है ना। और 16 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा। 6 टू 12 प्लस 4 16 बन जाएगा। 16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 48 बन जाएगा। फिर माइनस 4 करना पड़ेगा। आगे चल लेते हैं। 44 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना बनता है, 132। तो 132 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। फिर आगे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 44 को, है ना, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। अगर 126 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये पैटर्न नहीं लगने वाला वहां पर। तो पैटर्न तो सेम लगना चाहिए ना। तो इस पैटर्न को हटा दो, दूसरा पैटर्न ट्राई करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ आता है, मैं तो अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, वरना आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली जंप करोगे, कोई समझ आ जाएगा ऐसे पैटर्न चलने वाला। अब 6 से 16 तक मैं और कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 18 आता है ना जी। फिर 18 में से 2 माइनस करो तो 16 बन जाता है। अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा जी 3 से तो 48 आता है। 16 को मल्टीप्लाई करो जी 3 से, 48 आता है। 48 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 44 बन जाएगा। फिर 44 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -6 करना पड़ेगा। तो एक पैटर्न चल रहा है, हर बार मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 8 माइनस करा। 126 को 3 से मल्टीप्लाई करो 378 आ जाएगा। 8 माइनस को 370 आ जाएगा। तो पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब आंसर लाने के लिए मुझे 373 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन माइनस अब मैं क्या करूंगा, -10 करूंगा। 370 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 270, 1110 आ जाएगा। 1110 में से जब मैं 10 माइनस करूँ 1100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई कर लिए होंगे, मेरे साथ आप भी ट्राई कर रहे होंगे ना, आंसर अपने चेक कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल एंड हैंडीक्राफ्ट एसेट्स इन जम्मू कश्मीर। स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और बताना क्या सही क्या गलत है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कश्मीरी सैफरन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एक्सेप्शनली हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोकिन। जो कश्मीरी सैफरन है वो क्यों अलग हो जाता है, इसमें क्लोकिन होता है उसकी कंसंट्रेशन की वजह से। भद्रवाह राजमा एंड सुलई हनी रिसीव्ड जीआई टैग। भद्रवाह के राजमा और सुलई हनी जो था, रामबन से जीआई टैग मिला। पश्मीना शॉल्स जो है वो हैंडस्पिन में रहते हैं, और इनमें जो जिसका गोट का यूज किया जाता है वो चंगथंगी गोट देखने को मिलती है। क्या सही क्या गलत है एक बार वो चेक कर लेते हैं। पहले कश्मीरी सैफरन की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। हाई पंपोर का जो कश्मीर की बात करें पुलवामा साइड के, तो इसके हाई प्रोसेन के कंटेंट के कारण ही जो इसमें अलग कलर आपको देखने को मिलता है, स्टन देखने को मिलती है, जीआई टैग मिल गया था ऑलरेडी। भद्रवाह की राजमा और रामबन के सुलई हन्नी को जीआई टैग मिल गया था, इसमें ये भी सही है। पश्मीना शॉल हैंड्स बन रहा है तो चंगथंगी कोट जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है उसको यूज करा तो सही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्मीना शॉल को भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड करी है जहाँ पे इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ाया है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। हमारे एप्लीकेशन पर अगर आपने जेकेपीएससी का कोर्स नहीं ज्वाइन करा है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप जेकेपीएससी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अपडेटेड कंटेंट वहाँ पे अपलोड करा गया और भी अपलोड करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, कहा गया है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसका मीनिंग क्या होता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए। गॉन्टलेट क्या होता है, जो ग्लव्स होते हैं ना लोहे के, जैसे पहले के टाइम पे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, इस तरह की वेब सीरीज देखी होगी जहाँ पे वो लोहे के ग्लव्स लगाया करते थे युद्ध लड़ाई वगैरह करने के लिए। वहाँ पे नाइट का नाम आपने सुना होगा, जब लड़ाई वगैरह किया करते नाइट वहाँ पे पहरेदारी दिया करते थे। तो नाइट वाले क्या क्या करते थे, वो गॉन्टलेट यूज किया करते थे। किसी को अगर कोई चैलेंज करना दूसरे नाइट को अपना गॉन्टलेट फेंक देंगे वो नीचे, जो ग्लव्स है वो फेंक देंगे लोहे को। अगर दूसरे नाइट ने उठा लिया इसका मतलब उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या, टू थ्रो डाउन ऑफ गॉन्टलेट का मतलब कि इसको चैलेंज दे रहे हो ना। तो इश्यू ऑफ फॉर्मल चैलेंज और इनविटेशन टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट।
ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश वाली कैटेगरी से आपको देखने को मिल रहा है, नरेशन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट स्पीच में कहा गया है, द जस्टिस सेड आई विल डिलीवर द फाइनल रूलिंग ऑन दिस मैटर अर्ली नेक्स्ट वीक। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है आपको, जस्टिस स्टेटेड तो आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल है तो दैट लग जाएगा। आई जस्टिस ने कहा तो आई चेंज हो जाएगा, जस्टिस के ही में चेंज हो जाएगा। जस्टिस स्टेटेड दैट ही विल वुड में चेंज हो जाएगा, जिसका दैट बन जाएगा, और अर्ली नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग नेक्स्ट वीक बन जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, द जस्टिस स्टेटेड दैट ही, ये गलत हो जाएगा, विल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक ऐसा रहता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिस का दिस है, दैट नहीं बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना। द जस्टिस स्टेटेड दैट ही वुड डिलीवर द फाइनल रूलिंग ऑन दैट अर्ली मैटर द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक। ये आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे, आराम से बता दोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजिशन एंड एन एनिमेशन इफेक्ट विद इन मॉडर्न वर्जन ऑफ एमएस पावर पॉइंट? ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट में क्या डिफरेंस आता है, आपसे ये पूछा गया। देखो जी, ट्रांजिशन जैसे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ना, तो स्लाइड चेंज होने में कुछ ऐसा हो रहा है कि स्लाइड गिर के सामने आ रही है, स्लाइड होके आ रही है, जूम इन जूम आउट होके आ रही है, वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं। बट जो एनिमेशन इफेक्ट है वो क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, अब इसी स्लाइड के विद इन ये आपको नेक्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है, इस तरह का एनिमेशन मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। या एक-एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप आता है, वो एनिमेशन मेथड यूज़ होता है ना? तो ट्रांज़िशन पूरी स्लाइड में हो रही है कि नेक्स्ट स्लाइड कैसे ओपन होगी? एनिमेशन एनिमेशन जो जैसे देखो ये एनिमेशन, ये स्लाइड चेंज, ये स्लाइड चेंज, ये एनिमेशन, जो स्लाइड के विदिन चेंजेस हो रहे हैं वो एनिमेशन आप यूज़ कर रहे हो। ये एनिमेशन से आपके सामने आंसर आया। ट्रांज़िशन की बात करेंगे, पूरी स्लाइड में अप्लाई हो रहा है, स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। एनिमेशन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, कोई इमेज है वो कैसे ओपन होगी, शेप कैसे ओपन होगी, ये चार्ट कैसे ओपन होगा, वो एनिमेशन आ गया। ये कंट्रोल करता है कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में कैसे चेंज होगी। एनिमेशन जो ऑब्जेक्ट कैसे अपीयर करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, वो सामने आपके आता है। जैसे ट्रांजिशन में फेड, पुश, वाइप, इस तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एनिमेशन में अपीयर, फ्लाइन, जूम, स्पिन, पल्स, फेड आउट, ये एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ट्रांजिशन अप्लाई टू इंडिविजुअल आइटम्स गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो, ये आ जाएगा ना। ट्रांजिशन अप्लाई टू द मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स, एनिमेशन कंट्रोल एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स ऑन द स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और आपको ये वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो भी ठीक लग रहे होंगे, आप इनका आंसर दे पा रहे होंगे। आने वाले टाइम पे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और स्टेटमेंट बेस्ड, मैचली फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया, इंडियन हिस्ट्री से आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ब्रिटिश कॉलोनियल एंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया। चलिए जी, सेटलमेंट सिस्टम जो लेकर आते हो आप, वो परमानेंट रिक्वायरी, वहां से क्वेश्चन बना हुआ। पहले कहा गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आया था 1793 में बंगाल वाले साइड में, और इसमें जमींदारों का रोल बना दिया था, है ना जी। जमींदारों को लैंड लॉर्ड बना दिया था कि उनको राइट्स दे दिए थे। ये आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है। रेतवारी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो ने इम्प्लीमेंट करा था मद्रास वाली साइड से, और इसमें जो जैसे जमींदारों को हटा के डायरेक्ट रोड जो कल्टीवेटर हुआ करते हैं उनसे डीलिंग करनी थी, ये था। महलवारी सिस्टम में जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम असेसमेंट्स की बात करेंगे, वो पूरी विलेज कम्युनिटी महल की तरह पे यूज किया था, तो महलवारी सिस्टम में आता था। तीनों ही सही है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें जमींदारों को बोला गया था कि तुम इतनी जमीनें कर लो अपने हिसाब से, तो कठिन सिस्टम आपको मैंने करवाया था वहाँ पे, किस तरह से करना था उनको। मैक्सिमम हिस्सा वो रखते थे, फिर उसको चेंज करके गतवारी सिस्टम लाया गया, फिर उसको चेंज करके महलवारी सिस्टम लाया गया। लेकिन हर तरह का सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, तभी 1857 का रिवॉल्ट भी देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस वाली कैटेगरी सबसे पूछा गया। The medical condition known as Minamata disease is a neurological syndrome caused by severe chronic poisoning from which of the following toxic elements? Minamata disease की बात करें, किस टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से आपको देखने को मिलता है? लेड, कैडमियम, आर्सेनिक या फिर मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg होता है, मरकरी की वजह से आपको ये देखने को मिलता है, और ये मिनामाटा सिटी में पहली बार डिस्कवर करा गया था जापान में, तभी इसका नाम मिनामाटा डिजीज आपको देखने को मिलता है 1956 में। मिथाइल मरकरी फैक्ट्री से निकलेगा, जैसे इंडस्ट्रियल रिलीज होगा वेस्ट वाटर में जाएगा, और जब वो वहां पर जाएगा एक्यूमुलेट होगा, तो वहाँ की फिशेज जब उसको कंज्यूम करेंगी, खा जाएंगी, और उन फिशेज को जब इंसान खाएंगे तो हमें ये बीमारी देखने को मिलेगी, मिनामाटा डिजीज। मेन रीजन क्या है? मरकरी।
मरकरी की वजह से हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। द फिजिकल फीचर नोन एज द डेक्कन ट्रैप इन इंडिया प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशन। कौन सी रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है डेक्कन वाले ट्रैप में? डेक्कन ट्रैप जो कोस्टल एरिया देखते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात हो गया, थोड़ा कर्नाटका का पोर्शन आ गया ये वाला, ये वेस्टर्न साइड वाला। ये जो हमारे पास डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं, जो पठार वाला एरिया हमारे पास, उसकी बात करते हैं, इसमें किस तरह की रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है? इसमें देखिए बेसाल्टिक इग्नियस रॉक, एक इग्नियस रॉक होती है जो कि आपको पता है लावा वगैरह निकलता है, वो इग्नियस रॉक है जो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है इग्नियस वाली, वो आपको देखने को मिलती है। इसमें बेसाल्टिक रॉक की बात करेंगे, एसिडिक होती है। बेसाल्टिक रॉक वो होती है जब आपने देखा भी होगा लावा निकलता है पूरा लिक्विड फॉर्म में आगे की जाता है, फिर बाद में लाल होगा, बाद में काले रंग का हो जाएगा इस तरीके से। और जो एसिडिक वाला होता है igneous, उसमें क्या होता है, तो लावा तो निकलेगा लेकिन वो क्या होगा, वो पूरा लिक्विड तरह से फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड टाइप होगा, व्हाइट तरह की फॉर्मेशन होगी इस तरह से। उसमें थिकनेस ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, है ना, उसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। तो ये जो वहाँ पे आपको डेक्कन ट्रैप वाली साइड में देखने को मिलता है इंडिया की, अगर हम बात करेंगे या वैसे डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे, वहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है बेसाल्टिक इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही बताएगा फ्लू बेसाल्टिक लावा व्हिच कूल्ड डाउन टू क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक लाइक टोपोग्राफी, बेसिक डिटेल्स आपको बताएगी। हालांकि इंडिया का नाम पे पूछा गया था, बट वही आपको देखने को मिलता है बेसाल्टिक इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज आपके सामने 10 एमसीक्यू का सेट आया था, उम्मीद है कि आपने 10 एमसीक्यूज में से एटलीस्ट 9 एमसीक्यूज का आंसर सही से दिया होगा। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस आए या एमसीक्यूज है, वो भी मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।